हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, हम लोग चालू करने वाला है यूनिट 6 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। तो चलो क्लास चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखने वाला है इंट्रोडक्शन, स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले क्या हालत था अपना, इंडियन इकोनॉमी कैसा था, वो चीज हम लोग देखने वाला है। तो देखो, सबसे पहले क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन। तो एग्रेरियन इकोनॉमी था, मतलब मेनली हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, मेजोरिटी एंगेज इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मेनली हम लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट था पहले, इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद देखो, लैंड होल्डिंग्स वेर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, प्रोडक्शंस आर वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन्स। तो उस टाइम अभी जो फैसिलिटीज वगैरह है वो सब तो नहीं था। तो पहले मेनली हम लोग जो मॉनसून रेन्स है उसी पे डिपेंडेंट हुआ करता था। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सिनेरियो कैसा था? लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिजिनियस हैंडक्राफ्ट्स डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। तो इंडस्ट्रीज वगैरह उतना था नहीं पहले, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड था। जो हम लोग खुद से हैंडक्राफ्ट वगैरह बनाता था वो डिक्लाइन होते जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो ब्रिटिशर्स वगैरह था वो लोग अपना मशीन मेड गुड्स वगैरह बनाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया बिकेम ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ए कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उस टाइम में क्या होता था कि जो भी रॉ मटेरियल है वो सब बाहर जा रहा था और बाहर से गुड्स वगैरह बन के इंडिया में आ रहा था और उसको हम लोग कंज्यूम करता था। जो इंडिजिनियस मतलब खुद का जो चीजें वगैरह था हम लोग बना नहीं रहा था, चीजें हम लोग बाहर से ही कंज्यूम कर रहा था और ये सारा ब्रिटिश लोग खेल रहा था हम लोग के साथ। नेक्स्ट क्या है देखो, कॉलोनियल इंपैक्ट। द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट। तो जो भी अपना वेल्थ था, ठीक है, इंडिया के पास में जो भी सोना वगैरह जो भी था, गोल्ड जो भी था, वो सब सारा क्या हो रहा था, इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। इसकी वजह से अपना क्या हुआ, अपना जो सिस्टम है, अपना जो स्टेट है उसमें अंडर डेवलपमेंट चल रहा था। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज एंड रोड्स वाज डेवलप्ड मेनली फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री नीड्स। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रोड्स, रेलवेज वगैरह है, ये मेनली ब्रिटिश लोग खुद के लिए बना रहा था, जिससे वो लोग अपना कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री नीड्स के लिए रख सके। नेक्स्ट क्या है, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंडीशन। हाई बर्थ एंड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो अराउंड 32 years, वेरी लो लिटरेसी रेट 16% एंड पुअर हेल्थ कंडीशन। तो देखो, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था, बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों ज्यादा था और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, मतलब लोगों का जो जिंदगी का जो सर्कल था वो बहुत ही कम था उस टाइम में, क्योंकि बीमारी से और ज्यादा अच्छा फैसिलिटी नहीं होने की वजह से लोग बहुत जल्दी मर रहा था। और जो लिटरेसी जो एजुकेशन जो था अपना वो बहुत ही कम था और जो हेल्थ कंडीशन था वो भी काफी खराब था उस समय पे। इकोनॉमिक कंडीशन प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कॉमन गोल्स ऑफ द 5-year प्लान्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखता है, अब हम लोग आ जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कैसा था। जो 5-year प्लान बनाया गया उसमें मेन कौन कौन सा चीजों पे ध्यान देने। तो सबसे पहले हम देखो क्या होता है, इंडिया एडॉप्टेड ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम विथ बोथ पब्लिक एंड private sector. The state assumed a leading role in planning and development. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो गवर्नमेंट अडॉप्ट किया वो क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, जहां पे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, ठीक है, और दोनों एग्जिस्ट करेगा कंट्री में। द स्टेट मतलब द गवर्नमेंट कंट्री अज्यूम्ड ए लीडिंग रोल इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में वो लोग अपना ध्यान रखा, प्लानिंग और डेवलपमेंट में ही ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, प्लानिंग फ्रेमवर्क। द प्लानिंग कमीशन सेट अप इन 1950। याद रखना कब सेट हुआ था, 1950 में। एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है इस पे, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन वाज टास्क्ड विद फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग 5-year प्लान्स। तो जो भी अपना वहां पे प्लानिंग कमीशन था फॉर्मुलेट किया गया और इंप्लीमेंट किया गया 5-year प्लान्स की। 5-year प्लान रहेगा आगे हम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट देखो, कॉमन गोल्स ऑफ द प्लान। अब ये जो 5-year प्लान्स था उसमें कौन सा मेन हम लोगों का गोल रखा गया था। तो सबसे पहले ग्रोथ पे ध्यान दिया जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो जो भी अपना एग्रीकल्चर था और इंडस्ट्री था उसका जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है, प्रोडक्शन पे काम किया जाए। मॉडर्नाइजेशन, इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के मॉडर्न अप्रोच में हम लोग डील कर रहा था, जिससे क्या होगा, जिससे अपना जो टेक्नोलॉजी है और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बूस्ट मिले। नेक्स्ट क्या है देखो, सेल्फ रिलायंस। प्रमोट इंडिजिनियस मतलब ऑन, प्रमोट इंडिजिनियस प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सेल्फ रिलायंस पे
बात किया गया कि हम लोग को खुद का अपना प्रोडक्शन होना चाहिए और जो इंपोर्ट है वो कम होना चाहिए, मतलब बाहर से चीजें कम मंगाओ, खुद प्रोडक्शन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी, एंश्योर ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स अक्रॉस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। तो कोई अनफेयर चीजें ना हो, ठीक है, सबको बराबर रिसोर्सेज और इकोनॉमिक बेनिफिट्स अलग अलग जो भी अपना जो स्टेट्स है उसमें बराबर मिले, अक्रॉस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स, हर एक ग्रुप्स में या फिर अलग रीजन में, स्टेट्स वगैरह में बराबर रिसोर्सेज और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। तो ये सब सारा चीजें था कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। द 5 ईयर प्लान जो पहला था 1951 से 1956, इसमें क्या था, फोकस्ड प्राइमरली ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड ले द फाउंडेशन फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन चीजों पे बात किया गया। पहला जो अपना प्लानिंग था वो कब था, 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 को याद रखना। और जो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया वो कब किया, 1950 में, ठीक है, इसको बात को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। तो अपना जो एग्रीकल्चर था उसका मेन फीचर्स हम लोग देखेगा पहले। तो देखो, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। तो उस समय पे मेनली जो ट्रेडिशनल मेथड्स था, पहले का जो टाइम का जो मेथड्स वगैरह था, डिपेंडेंट था हम लोग का जो फार्मिंग था वो। मॉनसून डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर आउटपुट वाज हाईली सेंसिटिव टू द सीजनल मॉनसून। तुमको पता ही है कि फार्मिंग के लिए बारिश का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो कंडीशन है फिलहाल, जो प्रेजेंट में जैसे जो फैसिलिटीज वगैरह है फार्मिंग में, वो उस समय पे नहीं था। उस समय मेनली जो बारिश वगैरह होता था, ठीक है, मॉनसून के टाइम पे, उसी पे जो अपना जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंडेंट था। अच्छा, एक बात, तुम लोग लगान मूवी अगर नहीं देखा है तो देखना, ठीक है। आमिर खान का एक मूवी है लगान, उसमें तुम लोगों को चीजें देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो क्रिकेट के ऊपर भी है, अगर तुम लोग देखा हुआ शायद, ठीक है। अगर जो नहीं देखा है वो देखना, लगान मूवी। चलो आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ड्यूअल ओनरशिप पैटर्न एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो जो एग्रीकल्चर था उसमें पहले क्या था, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरशिप था। उसमें क्या था कि ड्यूअल ओनरशिप था एंड जो होल्डिंग्स था वो भी काफी फ्रेगमेंटेड था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो सबसे पहला था तो क्या है, लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। उसके वजह से क्या होता था, प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होता था, मतलब जो फार्मिंग है वो काफी उसमें प्रोडक्टिविटी, मतलब खेती वगैरह उतना सही नहीं होता था। इसलिए क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड था और ट्रेडिशनल मेथड वगैरह यूज हुआ करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, लेक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, इनके वजह से क्या होता था, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम वगैरह रहता था। इसलिए इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं था, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज वगैरह हुआ नहीं करता था। क्रेडिट एंड इनपुट कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर मॉडर्न इनपुट्स। क्रेडिट्स एंड इनपुट कंस्ट्रेंट्स, तो उस समय में क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह फार्मर्स के पास उतना नहीं था, ठीक है, लोन्स वगैरह बढ़िया से नहीं मिलता था उस समय, ये प्रॉब्लम भी था एक। तो आगे देखते हैं पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस। तो कौन सा पॉलिसी लेके आया गया और रिफॉर्म्स वगैरह हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हुआ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब लैंड रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज टू मेक टाइलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड, इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग्स टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। तो सबसे पहले क्या था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आया गया। और इसमें क्या हुआ, जो इंटरमीडियरीज है, मतलब बीच का आदमी है, उसको खत्म किया गया और जिनका लैंड था उनको पूरा अधिकार दिया गया। इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग्स टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। नेक्स्ट क्या है, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, द ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी HYV along with modern fertilizers, pesticides and irrigation aimed at achieving self-sufficiency in food production, although benefits were sometimes uneven. तो कौन सा पॉलिसी ने रिफॉर्म से लेके आया गया, तो सबसे पहला बोलना लैंड रिफॉर्म्स, उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। और दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेगा इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखो क्या आया इसमें, इंडस्ट्री एंड ट्रेड में इंडस्ट्रियल की रिजोल्यूशन 1956, सब फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बांटा गया। पहला वन शेड्यूल 1, शेड्यूल ए, इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेट। शेड्यूल बी, इंडस्ट्रीज टू बी प्रोग्रेसिवली टेकन ओवर बाय द, एंड शेड्यूल सी, इंडस्ट्रीज ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, Objective included promoting balanced regional development, preventing concentration of economic power and achieving self-reliance। तो ये था अपना कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI रोल इन इम्पोर्टेंस। तो क्रूशियल फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब ये जो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आने की वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट आया इकोनॉमी के अंदर, और स्पेशली इन रूरल एरियाज मतलब गांव एरियाज में। तो दो एरियाज होता है, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल मतलब गांव एरियाज और अर्बन मतलब शहर। नेक्स्ट है रिक्वायर लो कैपिटल एंड प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था तो इसमें क्या था, जो कैपिटल था वो काफी कम चाहिए होता था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता, सर्व एज सप्लायर्स और सपोर्ट यूनिट्स फॉर लार्जर इंडस्ट्रीज। तो जो भी लार्जर इंडस्ट्रीज है उनको एज ए यूनिट सपोर्ट करता था और एज ए सप्लायर ये काम करता था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेगा ट्रेड पॉलिसी वगैरह क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रेड पॉलिसी में क्या था, ए स्ट्रेटेजी डिजाइन टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड गुड्स बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो ट्रेड पॉलिसी में क्या था, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इंपोर्टेड गुड्स को बंद किया जाए, कम किया जाए। समझ रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स मतलब जो हम लोग जब भी चीज हम लोग बाहर से मंगाता है ना तो उसको हम लोग बोलता है इंपोर्ट। अगर इंडिया से हम लोग चीजों को बाहर कहीं भेजता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, तो जब तुम इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो तुमको बाहर पैसा भेजना पड़ेगा। अब हम लोग यूएसए है, यूएसए से अगर हम लोग सामान खरीदता है, यूएसए से हम लोग सामान खरीदते हैं तो यूएसए को पैसा देना पड़ेगा। तो वही सामान अगर हम लोग इंडिया में बनाए तो वो पैसा कहाँ, इंडिया में ही रह जाएगा, इंडिया के लोगों के पास ही रह जाएगा, अपना इकोनॉमी में रह जाएगा, कंट्री में रह जाएगा। तो इसीलिए इंपोर्ट जितना हो सके कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया से अमेरिका में सामान भेजे तो अपने पास में पैसा आएगा, डॉलर आएगा। तो एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए और इंपोर्ट को जितना हो सके कम करना चाहिए। तो वही चीजें लोग यहाँ पे करने की कोशिश किया। तो इंपोर्ट जो है उसको सब्स्टिट्यूट मतलब कम करने की कोशिश किया गया। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टैरिफ्स, कोटाज एंड अदर मेजर्स टू प्रोटेक्ट इमर्जिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको काफी एनकरेज किया गया है। कैसे, टैरिफ्स, कोटा सिस्टम करके इन सब चीजों पे एनकरेज किया गया है काफी। इससे क्या हुआ, हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन बट समटाइम्स रिजल्टेड इन इनएफिशिएंसीज एंड रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये सब चीजें था हम लोगों का ट्रेड पॉलिसी में। तो ये था पूरा अपना यूनिट 6 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। आ रहा है बात समझ में? तो इस चैप्टर को बढ़िया से देखना, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी के लिए लगता है इतना ही, बाय बाय।